हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4th, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है ये, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सबसे कम आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। छोटा और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जैसे कि पार्ट का नाम है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो भी यही बनता है कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ बातें करते हैं। मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि A बदल रहा है B में। A जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम कहते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है 5 मिनट में, ठीक है। फिर मान लीजिए कि B नामक जो अभिकारक है वो C में बदल रहा है, ये अभिक्रिया 2 मिनट में संपन्न होती है, और C कन्वर्ट हो रहा है D में, है ना। ये अभिक्रिया 3 मिनट में संपन्न होती है। तो ये जो समय अंतराल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा समय कौन सी अभिक्रिया ले रही है, ये वाली। तो हम कहेंगे कि इन तीनों की तुलना में ये मंदगामी अभिक्रिया है ना। ये अभी हम इसकी तुलना आपस में ही कर रहे हैं समय के हिसाब से, तो ये मंदगामी अभिक्रिया है। इन तीनों की तुलना में ये वाली जो अभिक्रिया है वो कैसी है, तीव्र अभिक्रिया, जिसकी गति सर्वाधिक है। और ये जो होती है ये मध्यम गति की अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मध्यम गति की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मध्यम गति की अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कितना समय लगता है, यानी उसके वेग या उसके दर का अध्ययन करते हैं, साथ ही हम उसकी क्रियाविधि का भी अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मध्यम गति की अभिक्रियाओं की गति और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन या कह लो इसकी परिभाषा। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, क्योंकि इसमें बार बार समय का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न बनता है कि अभिक्रिया की दर, इंग्लिश में हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसे कहते हैं। अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। इस हेतु दर व्यंजक समीकरण लिखिए। दर व्यंजक समीकरण हमको लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगता है, उस समय अंतराल को हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभी अभिक्रिया की दर क्या होती है, देखिए क्या होता है कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो अभिक्रिया में बनते हैं, समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता तो कम होने लगती है, परंतु समय के साथ साथ उत्पादों की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे मान लो मैंने एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया लिखी, A + B = C + D। A और B क्या चीज़ है, अभिकारक, रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये क्या है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स जो कि अभिक्रिया में बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभिक्रिया जस्ट स्टार्ट ही हुई है, शुरुआत में समय जो है वो t0 है ना। अभिक्रिया शुरू होती है तो समय जैसे ही शुरू होता है तो अभिकारक तो है परंतु उत्पाद अभी है ही नहीं, है ना। अभिकारक की मात्रा अभी है, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मतलब t1, t2, t3, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा अभिकारक तो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे और अभिकारक क्रिया करके काय में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में एक चाय बनाने की केटली है, ठीक है, एक बर्तन है, इसके अंदर हमने जो अभिकारक है वो लिए। पहला अभिकारक लिया हमने, क्या लिया, जल। दूसरा अभिकारक लिया हमने दूध, है ना। तीसरा अभिकारक लिया हमने ग्लूकोज यानी कि शर्करा, और चौथा अभिकारक जो है वो हमारा क्या है, चाय की पत्ती। तो कुल कितने अभिकारक हैं हमारे पास में, 4, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में है पानी और दूध, और पाउडर फॉर्म में है शक्कर और चाय की पत्ती। तो अभी फिलहाल हमने तपेली को रखा है, उसमें चारों इंग्रेडिएंट्स मिला दिए,
है ना। समय जैसे ही शुरू होगा, समय स्टार्ट कब मानेंगे, जब आप अपना गैस का बर्नर ऑन करोगे, है ना। हमने इसको त्रिपाद स्टैंड पे रख दिया और इस तरह से हमने इस बर्नर को ऑन किया। अब जैसे ही इसको हीट मिलती है ना, ये गर्म होना शुरू होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक स्टॉप वॉच है, आजकल मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है। आप जैसे ही चाय बनाना स्टार्ट करें, आप स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना। स्टॉप वॉच की घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, पानी, दूध, ग्लूकोज यानी कि शक्कर और चाय की पत्ती, अब ये चारों आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करने के पश्चात क्या होगा, आपस में क्रिया करने के पश्चात अब वो उत्पाद में कन्वर्ट होंगे, मतलब कि काय में बदल जाएंगे, चाय में। कुछ देर पश्चात हम देखेंगे कि जब आपकी चाय पूरी तरह बन चुकी है, आप इसको एक कप के अंदर जब छानते हो, है ना, ये मान लीजिए हमारे पास में ये सी चलनी है और इसके माध्यम से हम इन सबको छानने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या आ चुका है, आपका उत्पाद, है ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये जो आपका अभिकारक है, ये अभिकारक किस में कन्वर्ट हुआ, उत्पाद में। तो समय के साथ साथ अभिकारक तो नष्ट होने लगते हैं और उत्पाद बनने लगते हैं, यानी ये कह लें कि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता तो कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसी को अब हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताओं में परिवर्तन के बराबर होती है ना। हम पढ़ना चाह रहे हैं अभिक्रिया की दर, है ना। अभिक्रिया की दर को इंग्लिश में हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि समय के साथ साथ, समय के साथ साथ अभिकारक और एक और क्या होता है, उत्पाद, समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है ना। समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, अभिकारक की सांद्रता तो समय के साथ साथ कम होती है, अभिकारक तो नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि चारों इंग्रेडिएंट्स आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदलने वाले हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका अभिकारक है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो समय के साथ साथ अभिकारक तो कम होने लगते हैं, परंतु समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। यही है अभिक्रिया की दर। अब इस बात को हम एक समीकरण के रूप में भी हम देख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो रहा है अभिकारकों के साथ, कि हम यहाँ लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, यानी समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में तो क्या हो जाती है, कमी। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अभिक्रिया की जो हमारी दर है उसमें क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता में, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी होती है, परंतु समय के साथ साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। आया समझ में कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता तो घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। हमने इस बात को इस चाय वाले एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लिया, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझे। हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया ये है ना। माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया, माना कि एक अभिक्रिया है A+B = C+D। इसमें ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट, है ना, अभिकारक, और C+D क्या है, प्रोडक्ट्स, मतलब कि उत्पाद। अब आप इसको
इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अभिकारकों के साथ तो क्या हो रहा है, हम यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर, अब हम अभिकारक के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? अभिकारकों के स्थान पे लिखेंगे ए व बी की सांद्रता में कमी। ए और बी क्योंकि अभिकारक है ना, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल। साथ ही हम एक बात और क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर सी व डी की सांद्रता में वृद्धि और पूरे के बटे में समय अंतराल। सी और डी की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। तो अभिकारक हमेशा घटते हैं और उत्पाद हमेशा बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम क्लियर करेंगे कि चूंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है तो उसके लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए उसके आगे हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन शब्द अगर आता है तो परिवर्तन के लिए हम डेल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी क्योंकि हमको अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करना है और यहाँ पर हम चूंकि औसत दर प्रदर्शित करेंगे। औसत दर यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एवरेज रेट, यानी कि एक सामान्य समय जो कि अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगता है, तो एवरेज रेट को हम डेल एक्स बाय डेल टी से शो करते हैं। यहाँ पे डेल टी का मतलब तो समय अंतराल है ना, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय t2 माइनस t1, तो डेल्टा टी आता है। डेल एक्स, तो एक्स के स्थान पे हमको ए बी सी डी ये वैल्यूज रखनी है। अगर हम ये अभिकारकों पर लागू करते हैं तो इसके आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा, और अगर इसी बात को हम उत्पाद के लिए लागू करते हैं तो उसके लिए हम आगे प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्लस चिन्ह इसलिए क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारकों की सांद्रता घटती है। ठीक है, अब इसको हम दर व्यंजक समीकरण के रूप में कैसे लिखें? अब मान लीजिए कि ये एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, इसे हम दर व्यंजक समीकरण का रूप देते हैं, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर, इसको एक ही लाइन में आना चाहिए, अभिक्रिया की दर बराबर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी को दर व्यंजक समीकरण के रूप में हम लिखने जा रहे हैं, है ना। हेडिंग डाल देते हैं दर व्यंजक समीकरण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, जो आपका अभिकारक है उसको तो हम x के स्थान पर a b c d रख सकते हैं, और जो अभिकारक है उसके लिए माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस ऊपर आएगा डेल a अपॉन डेल t, फिर a और b के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा, या फिर बराबर नहीं लिखना हो तो या भी लिख सकते हैं, है ना। फिर b के लिए लिखते हैं तो माइनस डेल b अपॉन डेल t, यहाँ पर भी माइनस इसलिए आया क्योंकि a और b दोनों ही अभिकारक हैं। फिर एरो के स्थान पे फिर बराबर का चिन्ह आएगा, इस बार हम लिखेंगे प्लस डेल c अपॉन डेल t और बराबर प्लस डेल d अपॉन डेल t। तो ये बात समझ में आई। इसको हम कहते हैं दर व्यंजक समीकरण कि अभिकारकों के आगे माइनस और उत्पाद के आगे प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। अभिकारक के आगे माइनस चिन्ह का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि उनकी सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, कम होती है, और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए उसके आगे हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई अन्य अभिक्रिया है जो है 1/3 1/3 नहीं, इसको हम लिखते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 3c प्लस d। अभी तो ऊपर जो उदाहरण था a b प्लस सी डी, ये जो है सिंपल सा एग्जाम्पल था, लेकिन अगर मान लो कोई अंक आ जाए आगे तो फिर हम उसको दर व्यंजक समीकरण में कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर, अब 2 लिखा है तो उसको क्या करना है? 1/2 लिखना है। अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, है ना। अपॉन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे पहले माइनस 1/2 डेल्टा a
बटे डेल्टा टी, है ना। क्या किया हमने, 2 को 1/2 लिखा और सबसे आगे माइनस लगाया। यहाँ भी सबसे आगे माइनस लगाएंगे बी के लिए, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, फिर बराबर सी है ना, तो अब प्लस आएगा, प्लस 1/3 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी और प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। मतलब अगर बटे में कोई मतलब अंक कोई आ जाता है तो उसको हमेशा उसे बटे में लिखा जाता है। तो ये है अभिक्रिया की दर। अब हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ABCD ऐसी जनरल एग्जाम्पल था, अब वास्तव में अगर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कुछ समीकरण अगर आपको दे दिए जाएं तो आप उस समीकरणों को स्वयं हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, H2 + Cl2 = 2HCl, तो क्या हम इसको दरव्यंजक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, हम पहले हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की दर बराबर, ये दोनों कौन है, अभिकारक, तो अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा H2। इस 2 से कंफ्यूज मत होना, अगर आगे 2 लिखा होगा तो 1/2 लिखेंगे, ये तो हाइड्रोजन का अणु सूत्र है। तो डेल्टा H2 बटे डेल्टा T बराबर, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो माइनस डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा T। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर प्लस 1/2, है ना, 2 है ना, तो 2 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 1/2 डेल्टा HCl बटे डेल्टा T। ठीक है, एकदम सिंपल अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया देखो, N2 + H2 = 2NH3। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले तो लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर माइनस कुछ भी नहीं है ना आगे, तो डेल्टा N2 बटे डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा T। अच्छा, ये समीकरण बैलेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन 2 बार, तो ये तो ठीक है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 लिखना होगा ना, तो अब फिर क्या करना होगा, हमको आगे लिखना होगा -1/3 और फिर ये सारी चीज़ें, है ना, और फिर आगे प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T। तो ये हो गया आपका दर व्यंजक समीकरण। मैं आपको 2 समीकरण और देती हूँ, आप उसे कन्वर्ट करना और इसको बैलेंस भी करना, है ना। KClO3 से बनता है KCl + O2। इस समीकरण को संतुलित करने के पश्चात इसको दर व्यंजक समीकरण के रूप में लिखना। और एक समीकरण और है N2O5। N2O5 से बनेगा NO2 और O2। ये भी समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इन दोनों अंतिम समीकरणों को बैलेंस भी करना है और बैलेंस करने के पश्चात आपको इसे दर व्यंजक समीकरण के रूप में लिखना है और आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया औसत दर क्या है, एवरेज रेट या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। अब अभिक्रिया की दर में तो समझ में आ गया होगा कि जो पूरा समय लेती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने में उसको जितना समय चाहिए उतना संपूर्ण समय वो लेती है, तो उसे कहते हैं औसत अभिक्रिया। अब हम अगला हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं। तात्क्षणिक दर इंग्लिश में कहेंगे स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस, तात्क्षणिक दर। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत सारा समय लेकर संपन्न होती है, उनको तो हम मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत कम समय में संपन्न होती है, उनको हम तीव्रगामी अभिक्रिया कहते हैं। परंतु कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम
तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहते हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने में जितना समय लगता है उसको तात्क्षणिक दर या स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना। तात्क्षणिक मतलब कि तुरंत, सेकंड से भी कम समय में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। और तात्क्षणिक दर को स्मॉल dx/dt से शो करते हैं। जैसे हम लोग औसत दर के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा x/डेल्टा t। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब, चिन्ह का मतलब परिवर्तन से है, यहाँ पे स्मॉल d का मतलब बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल से है, dt मतलब सूक्ष्म समय अंतराल, और dx मतलब कि ये सेम आपको दर व्यंजक समीकरण के रूप में इसको लिखना होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। कुछ तात्क्षणिक अभिक्रियाएं जो होती हैं जो सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जैसे कि विजन मतलब कि दृष्टि। हमारी आंखों में जब इमेज बनती है किसी भी चीज़ की, अभी आप लोग फिलहाल में अपने मोबाइल द्वारा मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना, आपके आंखों में आपके मोबाइल के अंतर्गत मैं भी दिखाई दे रही हूँ, आपको ये पूरा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैंने कहा कि चलो इस पे ध्यान दो, आप सबकी नज़रें 2A पे चली गई, तो हमारी आंखों ने 2A को देखा। देखने के बाद यहाँ से परावर्तन हुआ, प्रकाश की किरणें आपके नेत्रों पे गई, रेटिना पे फोकस हुआ, इमेज बनी। इमेज उल्टी बनती है हमारी आंखों में, इमेज आप लोगों ने 10th फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी मानव नेत्र जब आप भी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता है कि इमेज हमेशा उल्टी बनती है। फिर रेटिना से जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स, वो तंत्रिकाएं जाती हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क उसको सीधा कर देता है, तब हमको इमेज सीधी दिखाई देती है ना। जब भी हम टॉकीज़ में फिल्म देखने जाते हैं तो वो लोग हमको पर्दे पे सीधे चित्र दिखाई देते हैं, पर जब वो फिल्म लगाते हैं तो वो उल्टी लगाते हैं, परंतु हमको दिखती सीधी है ना। तो ये सारी प्रोसेस होने में कितना समय लगता है पता है, क्षण भर से भी कम समय, सेकंड से भी कम समय में विजन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी इसका ही उदाहरण है ना। तो ये सब कुछ क्लियर समझ में आया। अब तात्क्षणिक दर के रूप में जब हमको इसका दर व्यंजक समीकरण लिखना होगा तो वो कैसे होगा, देखते हैं हम। तात्क्षणिक दर को लिखने हेतु दर व्यंजक समीकरण अपन फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कि माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B = C+D। इसको हम तात्क्षणिक दर के रूप में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, A के लिए पहले वही माइनस लगा दो, कुछ नहीं, dA/dt बराबर माइनस B के लिए तो माइनस dB/dt, फिर बराबर प्लस, क्योंकि C जो है वो उत्पाद है और उत्पाद हमेशा समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस dC/dt और इसी प्रकार प्लस D/dt। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो इस प्रकार से है 2A + B 3C + D। अब आप इसको तात्क्षणिक दर व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तात्क्षणिक दर बराबर 2A के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, -1/2 dA/dt, फिर बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा B के लिए, सेम वही -dB/dt, माइनस हमेशा बटे के बराबरी पे लगाना है। 3C के लिए क्या रखेंगे, +1/3 dC/dt और जो D है वो तो एज इट इज आ जाएगा, तो प्लस D/dt। तो इसको कहा जाता है तात्क्षणिक दर अभिक्रियाएं, और औसत दर अभिक्रियाओं में डेल्टा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि N2 + H2 = 2NH3। इसको हम तात्क्षणिक दर व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर तात्क्षणिक दर बराबर, यहाँ क्या लिखा जाएगा, -dN2/dt, फिर बराबर बैलेंस करना है ना, यहाँ पे 3 लगाना होगा, -1/3 dH2/dt। उसके बाद में क्या आ जाएगा,
बराबर +1/2 dNH3/dt। आया समझ में? तो हम किसी भी अभिक्रिया को तात्क्षणिक दर के रूप में भी लिख सकते हैं, औसत दर के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ और समीकरण यहाँ पर दे रही हूँ जिसको आपको तात्क्षणिक के रूप में लिखना है। जैसे अभी वही जो थोड़ी देर पहले दिया था, पोटेशियम पर क्लोरेट का विघटन करोगे तो KCl और O2 बनेगा। इसको आपको औसत दर व्यंजक के रूप में और तात्क्षणिक दर व्यंजक दोनों के रूप में लिख के बताना है। ऐसे एक और क्या दिया था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से बना था NO2 + O2। इन दोनों समीकरणों को बैलेंस भी करना है और इन दोनों समीकरणों को तात्क्षणिक दर व्यंजक मतलब dx/dt और औसत दर मतलब ΔX/ΔT के रूप में सॉल्व करके आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में भी इसको लिखना है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा और दर व्यंजक समीकरण, है ना। अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आज पढ़ते हैं, जो आपके कल के पेपर में भी आया था, है ना। नहीं, पेपर में ये नहीं आया था, लेकिन अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम के पेपर में प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, है ना। क्या प्रश्न है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में जितना समय लगता है उस समय अंतराल को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब अभिक्रिया की दर जो होती है वो कुछ कारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको करने से अभिक्रियाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से अभिक्रिया की गति और स्लो हो जाती है। तो वो कारक अभिक्रिया की गति को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, ताप। सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ती है ना, यानी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की दर मतलब कि स्पीड भी बढ़ती है। ये बात तो हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको चाय वाला एग्जाम्पल बताया था कि हम लोग चाय बना रहे हैं, अगर आपने आपकी गैस को स्लो कर रखा है तो चाय बनने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। लेकिन अगर अपन उसकी स्पीड तेज़ कर देंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, अभिक्रिया जल्दी संपन्न होगी। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति भी बढ़ती है। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें, तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें, तो क्या होगा, तो अभिक्रिया की जो गति है, ताप की वृद्धि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने पर दर दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, जैसे मान लो कि A पदार्थ, A अभिकारक B में बदल रहा है, इसको पूरा होने में मान लो 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट में A अभिकारक B में कन्वर्ट हो रहा है और ये अभिक्रिया चल रही मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसका तापमान एकदम से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, मतलब 4 से बढ़ाकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो अब ये अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी ये, पहले ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे 10 मिनट में हो रही थी, पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे देंगे तो अब ये 5 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। यानी 10 मिनट में अभिक्रिया 2 बार पूरी हो जाएगी। अभिक्रिया की दर दुगनी होने का मतलब ये नहीं है क्या वो 10 की जगह 20 मिनट में पूरी होगी। हमको अभिक्रिया की गति बढ़ानी है, स्लो थोड़ी ना करनी है। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया 14 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 मिनट में ही संपन्न हो जाएगी। मतलब 10 मिनट में ये अभिक्रिया 2 बार संपन्न हो सकती है। ये लास्ट की लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होता है, तो दर डबल यानी दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब आता है दूसरा इसका कारक दाब।
प्रेशर। तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी ना। जैसे मान लीजिए कि हमको चावल बनाने हैं, चावल बनाने के लिए हमने, हमारे पास 2 गैस चूल्हे, एक हमने तपेली में चावल बनाए, एक में हमने प्रेशर कुकर में चावल बनाए। दोनों में सेम मात्रा में पानी, सेम मात्रा में कच्चा चावल है। आप खुद ही सोच के बता दीजिए कि दोनों में से सबसे पहले चावल किस में बनेगा? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर, प्रेशर यानी कि दाब, तो हम ये कहेंगे कि दाब इंक्रीज करेंगे। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर का मतलब अभिक्रिया की स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड भी, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है ना। और दाब कम करेंगे, प्रेशर कम कर देंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगी। आया समझ में? बहुत सिंपल एग्जांपल से हमने इसको समझा। ताप, दाब। अगली बात आती है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रण। यहाँ पे सांद्रण का मतलब है मात्रा से। अब इसको ध्यान से समझना। अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है ना, वो उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की मात्रा पर भी डिपेंड करती है। जिसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक अभिकारक है A, दूसरा अभिकारक है B, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं AB। केवल एक एक अभिकारक है तो ये अभिक्रिया समझ लो 5 मिनट में पूर्ण होती है ना। लेकिन मान लीजिए कि अब हमने यहाँ अभिकारक 10-10 बढ़ा दिए, ठीक है, 10-10 बढ़ा दिए तो क्या होगा? A और B आपस में टकराएंगे, A और B आपस में टकराते हैं और इनके टक्कर को हम कहते हैं संघट्ट, और संघट्ट के कारण फिर ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक एक अणु को टकराने में, क्रिया को कंप्लीट करने में 5 मिनट का समय लग रहा था, अब हमने 10 अणु कर दिए, तो 10 अणु आपस में टकराएंगे तो समय इतना ही लगेगा क्या? नहीं, समय बढ़ जाएगा ना। उनको आपस में टकराने में प्रॉपर समय की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कि हमको चाय बनानी है एक इंसान के लिए, अभी मैंने वही एग्जाम्पल आपके सामने बताया था ना कि एक इंसान के लिए चाय बनानी है, तो चाय, पानी, शक्कर और दूध, ये कम कम मात्रा में हम यूज़ करेंगे, 5 मिनट में हमारी चाय बन जाती है। परंतु हमको 100 लोगों के लिए चाय बनाना हो तो चाय की मात्रा भी ज़्यादा, पत्ती की मात्रा ज़्यादा, शर्करा ज़्यादा, दूध ज़्यादा, पानी ज़्यादा, आपका बर्तन काफ़ी बड़ा सा है और आप इतना सारा मटेरियल जब एक साथ गर्म करोगे, उबालोगे, तो क्या 5 मिनट में चाय बन जाएगी? नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाएंगे, अभिकारकों की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति जो होती है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है, अभिक्रिया को संपन्न होने में अधिक समय लगता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर होती है या जो गति होती है वो कम हो जाती है। देखो, ताप वृद्धि करने पर गति में भी वृद्धि होती है, गति मतलब कि दर। दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है, परंतु सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति, इसका क्या मतलब है? देखिए, उत्प्रेरक जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो आपका धनात्मक उत्प्रेरक होता है, धनात्मक कैटलिस्ट, वो क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, अभिक्रिया को जल्दी कंप्लीट करवाता है। परंतु जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, यदि हम उसका इस्तेमाल कर ले, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को स्लो कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, है ना। इस अभिक्रिया में Fe चूर्ण हम लेते हैं जो कि धनात्मक प्रकार का उत्प्रेरक है। मतलब मान लो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है 1 घंटे में, अगर हमने उसमें Fe चूर्ण मिला दिया तो अभिक्रिया आधे घंटे में ही पूरी हो गई। इसका मतलब Fe चूर्ण कैसा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक है। परंतु कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को मिलाने से अभिक्रिया की गति यानी अभिक्रिया की दर कम हो जाती है और धनात्मक उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका चौथा कारक। 5वां कारक हम लिखते हैं अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, देखिए, यदि हमारे पास जो अभिकारक हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक हैं,
है ना। और अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो यदि आपके जो अभिकारक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्रिएटिव है, क्रियाशील है, तुरंत क्रिया में भाग लेने में सक्षम है, तब तो वो अभिक्रिया को जल्दी पूरा करा देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपने जो अभिकारक यूज़ किए हैं वो रिएक्टिव नहीं हैं, वो मंदकारी हैं और वो सक्रिय रूप से अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतलब कम क्रियाशील हैं, तो उनकी आपस में क्रिया होने में भी कम समय लगेगा ना। तो अगर अभिकारक जो होते हैं वो क्रियाशील प्रकृति के होते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। और यदि अभिकारक की प्रकृति कम क्रियाशील वाली है तो अभिक्रिया को संपन्न होने में अधिक समय लगता है ना। नेक्स्ट बात आती है पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस ऑफ एरिया, है ना। सरफेस ऑफ एरिया, किसका सरफेस ऑफ एरिया, अभिकारकों का, है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये चौक है, कंप्लीट चौक। इस चौक को अगर मैं एक गिलास पानी में डुबो दूंगी तो ये घुलेगी, लेकिन इसको घुलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी तुलना में ये जो डस्ट है ना, ये डस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस डस्ट को हम इकट्ठा करें, यदि मान लो अभी हम इस कमरे की झाड़ू लगाएंगे तो बहुत सारे चौक के पाउडर्स आपको मिल जाएंगे। इस चौक के पाउडर को पानी में डालूं और दूसरे ग्लास में इस चौक को पानी में डाला जाए, दोनों में से कौन पहले घुलेगा? ऑब्वियसली डस्ट, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। इस चौक का यदि हम डायग्राम, ये देखिए चौक की मोटाई इतनी है ना, ये इतनी बड़ी चौक है, तो ये इसका सरफेस ऑफ एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जबकि इसकी तुलना में ये जो चौक के कण हैं, इन कणों का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। सरफेस एरिया का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये देखो, मान लो कि ये इतना मोटा चौक है, इसकी तुलना में चौक के पाउडर हैं, तो दोनों में से कौन पानी में जल्दी घुलेगा? हम लोग हमारे घर में जो नमक का प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, वो पाउडर फॉर्म में करते हैं। अगर नमक का इतना बड़ा क्रिस्टल ले और फिर उसको पानी में डालेंगे तो उसको घुलने में ज़्यादा समय लगेगा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया को पूरा होने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। परंतु यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा, यदि हम पाउडर फॉर्म का यूज़ करेंगे तो अभिक्रिया की गति कम होगी, अभिक्रिया जल्दी पूरी होगी। ये जो रिएक्शन है ना, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है? Fe चूर्ण। उत्प्रेरक के रूप में हम Fe का पाउडर यूज़ करते हैं। यदि हम ठोस आयरन के कुछ कण इस्तेमाल करें तो वो उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा तो अभिक्रिया की गति भी कम होगी, अभिक्रिया की गति तेज होगी, अभिक्रिया जल्दी पूरी होगी, है ना। नेक्स्ट आता है विकिरणों का प्रभाव। विकिरणों का प्रभाव, ये क्या चीज़ है भाई? विकिरण का मतलब होता है रेज। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, है ना। प्रकाशगामी अभिक्रियाएं जिनको हम कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत तेज गति से होती है, परंतु सूर्य के मंद प्रकाश में ये अभिक्रिया स्लो गति से संपन्न होती है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो गति होती है वो दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक बहुत तेज गति से फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इस बीच में सूर्य का प्रकाश का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो अधिक तेज सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत फास्ट मूवमेंट से होती है। परंतु सुबह सुबह, अभी जैसे ठंड का मौसम है तो सुबह 8-9 बजे सूर्य का प्रकाश काफ़ी मंद होता है। 4 बजे के बाद भी सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उनकी कम ऊष्मा के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश संश्लेषण स्लो होता है, परंतु 12 से 3 के बीच में ये क्रिया फास्ट होती है। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ये भी है, H2 + Cl2 = 2HCl। यदि हम यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंट रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश रखते हैं, तो ये अभिक्रिया फास्ट गति से होती है, बहुत तेज गति से संपन्न होती है। परंतु H2 + Cl2 = 2HCl, अगर इस रिएक्शन को हम डार्कनेस में करवाएं, डार्क यानी कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में,
तो फिर गति, इसकी गति जो हो जाती है वो स्लो यानी कि बहुत मंद हो जाती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर विकिरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सातों पॉइंट्स हो चुके हैं क्लियर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी 4 या 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं और इन सभी को आपको अच्छी तरह से याद करना बहुत आसान है ये। और पर्टिकुलर ये वाला जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो ये हमारा आज का कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर दो तरह की, तात्क्षणिक दर और औसत दर, और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले ये 7 कारक।